जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हाँ, प्रतिदिन जो हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे थे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसका सीरीज लगातार जारी है दोस्तों। बस आप लोग इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और आप अपना जो बहुमूल्य योगदान है वो हमारे साथ जरूर बनाए रखें, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का हमें फल मिले। तो दोस्तों, हर वीडियो की भांति आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के बीच। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिए दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें और भी मज़ेदार क्वेश्चन बनाने में मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? आप जानते हैं कि गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत में बहती है ना। गोदावरी जो नदी है वो कहाँ बहती है? दक्षिण भारत में बहती है। और दक्षिण भारत की हम इसे है ना, दक्षिण भारत की हम इसे सबसे लंबी नदी कहते हैं। दक्षिण भारत की, याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी है ये दक्षिण भारत की। किसकी है? तो दक्षिण भारत की ये सबसे क्या है? सबसे लंबी नदी है। अगर गोदावरी की बात करें दोस्तों, तो गोदावरी जो है इसकी जो कुल लंबाई है, टोटल जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है इसका? 1465 किलोमीटर। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यह जो निकलती है, यह निकलती है नासिक जिले, है ना, नासिक एक जिला है। ठीक है, नासिक जिले के त्रयंबकम पहाड़ी से निकलती है। नासिक जिले के, है ना, त्रयंबकम, है ना, त्रयंबकम, है ना, कि ये पहाड़ी है, यहीं से ये नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। अगर हम बात करें दोस्तों, गिरती कहाँ है ये गोदावरी नदी? ये गोदावरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल में खाड़ी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम के निकट, यानी मसूलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में जो है, मसूलीपट्टनम के निकट। ठीक है, मसूलीपट्टनम के निकट ये कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। अब मसूलीपट्टनम कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? त्रयंबकम पहाड़ी से निकलती है, नासिक जिले में जो उपस्थित है स्थित है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, टोटल लंबाई इसकी होगी 1465 किलोमीटर, इसकी क्या हो गई? कुल लंबाई हो गई। अगर दोस्तों हम गोदावरी नदी की सहायक नदियों की बात करें, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है ना? तो सहायक नदी की अगर हम बात करें तो सहायक नदी है दोस्तों पेनगंगा, है ना। पेनगंगा जो है इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसी में एक और आती है वैनगंगा। ठीक है, वैनगंगा भी क्या है? इसकी सहायक नदी है। वर्धा, वर्धा भी इसकी क्या है? सहायक नदी है। और इंद्रावती, इंद्रावती भी क्या है? इसकी सहायक नदी है। ये गोदावरी की बात हो गई कि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बंगाल खाड़ी में मछलीपट्टनम के पास गिरती है। ये याद रखिएगा, पेनगंगा इसकी जो सहायक नदी है, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ये इसकी क्या है? सहायक नदी है। अगर दोस्तों महाबलेश्वर की बात करें तो महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है इससे कृष्णा नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। और इसकी जो कृष्णा नदी की जो टोटल लंबाई है वह कितनी है? 1400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है ना। अमरकंटक से बात करें दोस्तों, अमरकंटक से जो है वह नर्मदा नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। और इसकी जो कुल लंबाई है वह कितनी है? 1312 किलोमीटर है। और नर्मदा और ताप्ती, ये दो चीज याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी मात्र नदी है जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। भारत की हम बात कर रहे हैं, नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो मात्र नदी है जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पश्चिम से कहाँ बहती है? पूरब की ओर बहती है। ठीक है, अब गोमुख से बात करें तो हमारे भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, गंगा, वो कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई है 2510 किलोमीटर। याद रखिए, गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। एक जगह पे 2500 भी लिखा रहता है। तो ये गोमुख से निकलती है, गंगोत्री जिसको हम कहते हैं। ठीक है, गंगोत्री नाम का स्थान, गोमुख से ये निकलती है ना दोस्तों। तो चलिए कुछ और नदी देख लेते हैं, उसकी कहाँ कहाँ से निकलती है वो नदियाँ, उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे सतलज नदी की बात करें, ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वह है 1450 किलोमीटर।
कितनी कुल लंबाई है? 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील, है ना। मानसरोवर झील जानते होंगे, सबसे फेमस है। मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट है राकसताल झील। याद रखिएगा कि निकट कौन सा झील है? राकसताल झील है, यहीं से ये निकलती है। राकसताल झील से ये क्या करती है? निकलती है मानसरोवर के निकट। ठीक है, 1450 किलोमीटर हो गया। यमुना जो है ये यमुनोत्री से निकलती है। इसकी कुल लंबाई हो गई दोस्तों 1376 किलोमीटर। यमुना की कुल लंबाई कितनी हो गई? 1376। ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री, है ना, यमुनोत्री से निकलती है। और सबसे लंबी सहायक नदी भी है यमुना, और ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ये भी आपको याद रखना है। टोटल जो इसकी लंबाई है वह है 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। गोमती जानते हैं दोस्तों, यूपी में बहती है, लखनऊ इसके किनारे शहर है। ठीक है, तो अगर हम गोमती की बात करें तो गोमती की जो कुल लंबाई है वह है 475 किलोमीटर, है ना। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है पीलीभीत जनपद से। यूपी में एक जनपद है, याद रखिएगा, पीलीभीत, है ना। पीलीभीत जो है ये जनपद है, यहीं से ये निकलती है। लखनऊ, इसके लखनऊ जो है इसी के किनारे स्थित है। सोन नदी की बात करें दोस्तों तो सोन नदी की कुल लंबाई जो है 784 किलोमीटर है ना। और ये भी अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से यह भी क्या निकलती है? नदी निकलती है ना। चलिए कुछ और नदी देख लेते हैं, है ना दोस्तों। सोन नदी की लंबाई भी 784 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा की जो नदी है इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है। और मानसरोवर झील से एक और नदी निकलती है दोस्तों, सिंधु नदी, है ना। सिंधु, इसकी भी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर ही है, लगभग में, है ना। सिंधु नदी की भी मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। ब्रह्मपुत्रा को, है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी को दोस्तों तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से हम जानते हैं। याद रखिएगा, सांगपो के नाम से हम इसे जानते हैं। कहाँ? तिब्बत में। ये चीज आपको याद रखना है। महानदी की बात करें दोस्तों तो महानदी जो है इसकी कुल लंबाई जो है वह 900 किलोमीटर है। ठीक है, और ये कहाँ निकलती है? एमपी, मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद के निकट सिहवा एक जगह है। क्या, कौन सा जगह है? सिवा एक जगह है, यहीं से ये नदी निकलती है। ठीक है, ये कहाँ है? रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ वाला रायपुर नहीं दोस्तों, हम एमपी की बात कर रहे हैं। एमपी में एक जगह है सिवा, उसके वहाँ से ये महानदी निकलती है। और इसी पे भारत की सबसे लंबी बांध जो है, इसी नदी पर दोस्तों भारत की सबसे लंबी बांध जो है हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध इसी पर है, इसी नदी पर, महानदी पर ही है। इसके निकट जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है वो है कटक। याद रखिएगा, कटक जो है वो महानदी के किनारे ही स्थित है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने आपको बता दिया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में एक वर्ष में अगर सत्र बुलाया जाए तो कितने बुलाए जा सकते हैं, या बुलाए जाते कम से कम। अधिकतम की तो कितने मंगा सकते हैं, लेकिन कम से कम की अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 85 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 85 में यह कहा गया है कि 2 सत्र के बीच, यानी जो 2 सत्र होते हैं उसके बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, आपको एक सत्र के बाद दूसरा सत्र जो है 6 महीने से कम में ही बुलाना होगा। 6 महीने से अधिक का, है ना, समय नहीं होना चाहिए, समय नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 85 ये कहता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लोकसभा के अनुच्छेद 85 के अनुसार अगर 6 महीने से कम का गैप है, इसका मतलब यह हुआ कहीं ना कहीं 2 सत्र तो मिनिमम आपको बुलाना ही पड़ेगा, ताकि 6 महीने से ज्यादा का गैप ना हो। आपको 2 सत्र बुलाना ही होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 85 यही कहता है। अगर हम दोस्तों, अगर हम बात करें संसद के सत्र की, है ना, तो सत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक साल में जो सत्र होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बजट सत्र, है ना, बजट सत्र हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों मानसून सत्र,
है ना, मानसून सत्र हो गया, और तीसरा जो सत्र हो गया हमारा वो हो गया शीतकालीन। कौन हो गया? शीतकालीन हो गया तीसरा। ये 3 तरह के सत्र होते हैं जो आपको याद रखना है। ये आपको बजट सत्र जो है वो फरवरी से मई के बीच में, फरवरी से मई के बीच में लिया जाता है। मानसून सत्र जो है जब मानसून प्रवेश करती है भारत में, यानी जुलाई अगस्त के समय, है ना, जुलाई अगस्त के समय। और शीतकालीन यानी ठंड का जो अभी का मौसम है नवंबर दिसंबर, इस समय शीतकालीन सत्र बुलाई जाती है ना दोस्तों। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी 25 सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है दोस्तों? ओम बिरला जो है ये वर्तमान में क्या है? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये चीजें आपको थी जो याद रखनी थी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चोल वंश के संस्थापक कौन थे? है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक ऐसा साम्राज्य था दक्षिण भारत की जहां पर आप कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन की चीजें मिलती है। स्थानीय स्वशासन जो आज हम देखते हैं ये चोल वंश में भी हमें दिखाई देती है। ये इतना इंपॉर्टेंट वंश था उस समय। ठीक है, तो चोल वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों, और संस्थापक थे विजयालय। ये थे चोल वंश के संस्थापक। अगर हम दोस्तों दंती दुर्ग की बात करें तो ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। किसके थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। विष्णुवर्धन की बात करें दोस्तों तो ये होयसल वंश, है ना, होयसल वंश के संस्थापक थे कौन? है ना, विष्णुवर्धन। अगर सिंह विष्णु की बात करें दोस्तों तो सिंह विष्णु जो थे ये थे पल्लव वंश के संस्थापक, है ना। किसके संस्थापक थे? पल्लव वंश। हम ये सभी साउथ के जो वंश थे उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों। विजयालय हो गए चोल वंश के, दंती दुर्ग हो गए राष्ट्रकूट वंश के, विष्णुवर्धन हो गए होयसल वंश के, है ना, सिंह विष्णु हो गए पल्लव वंश के। तो ये आपके टोटल हो गए कुल है जो इसके संस्थापक थे, है ना दोस्तों। अब चलिए कुछ और वंश देख लेते हैं। जैसे हो गया काकतीय वंश। ठीक है, काकतीय वंश के जो संस्थापक थे वो थे बीटा प्रथम। कौन थे? बीटा प्रथम जो थे ये क्या थे? काकतीय वंश के संस्थापक थे। अगर गंगवंश की बात करें दोस्तों तो ये वज्रहस्त पंचम थे, है ना। वज्रहस्त पंचम जो थे ये गंग वंश के संस्थापक थे। अगर हम दोस्तों पाल वंश की बात करें जो आपको पश्चिम बंगाल में यानी कि बंगाल में जो शासन करते थे पाल वंश, है ना दोस्तों, तो इसके संस्थापक हो गए गोपाल, है ना, गोपाल हो गए। उसके बाद सेन वंश की बात करें दोस्तों, इसके संस्थापक थे सामंत सेन, है ना। ये क्या थे? सामंत सेन इसके संस्थापक थे। और भी कुछ वंश देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें दोस्तों, नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। चालुक्य वंश, बादामी के 2 तरह के चालुक्य थे, याद रखिए दोस्तों, बादामी के और वेंगी के। तो बादामी के जो चालुक्य वंश थे उनके संस्थापक थे जय सिंह प्रथम, है ना। जय सिंह प्रथम जो थे ये बादामी चालुक्य जो वंश था बादामी का उसके थे। और चालुक्य वेंगी के जो थे वह थे कौन? विष्णुवर्धन, है ना, ये याद रखिएगा। विष्णुवर्धन जो थे ये कहाँ के थे? आपके, है ना, चालुक्य जो वेंगी का चालुक्य था उसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। तो दोस्तों कुछ हो गए जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, जो एग्जाम में पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? अगर दोस्तों हम बक्सर की युद्ध की बात करें, है ना दोस्तों, तो बक्सर की अगर युद्ध की बात करें तो ये कब हुई थी? ये बक्सर कहाँ है? बिहार में, है ना। बक्सर का जो युद्ध था, बक्सर का जो युद्ध था ये कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में यह युद्ध होता है। ये युद्ध 2 पक्षों के बीच होती है क्योंकि प्लासी का जो युद्ध था वो अंग्रेज जीत चुका था। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज ने क्या किया कि मीर जाफर को बंगाल की गद्दी दिया। जब मीर जाफर ने मनमानी करने लगा, अंग्रेजों की सहायता नहीं करने लगा, ठीक है, तो अंग्रेज ने क्या किया? मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को बंगाल की गद्दी दिया। तो एक तरफ तो अंग्रेज थे, अब एक तरफ कौन थे? मीर कासिम। अब बात आती है कि अंग्रेज ने जब मीर कासिम को बंगाल की गद्दी दिया तो आखिर मीर कासिम ने लड़ाई क्यों किया अंग्रेज से? तो मीर कासिम यह चाहता था कि उसे बंगाल की गद्दी तो मिले लेकिन वह अंग्रेजी सरकार का कठपुतली बन के ना रहे।
वह अंग्रेजी सरकार के इशारों पे नाचना नहीं चाहता था मीर कासिम, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। तो मीर कासिम जो है वो सहायता किससे लेता है, तो मुगल शासक उस समय थे शाह आलम द्वितीय, है ना, शाह आलम द्वितीय जो थे उस समय कौन थे, मुगल बादशाह थे, है ना। और इसके साथ में अवध का नवाब उस समय था शुजाउद्दौला, ये याद रखिएगा, उसमें अवध का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला, है ना। ये तीन व्यक्ति याद रखिएगा, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, और इधर अंग्रेज था, और उसमें अंग्रेज का जो गवर्नर था, है ना, वो रॉबर्ट क्लाइव था, है ना। तो अब एक क्वेश्चन हमारा है कि बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश का सेनापति कौन था, तो दोस्तों याद रखिएगा ब्रिटिश सेनापति उस समय हेक्टर मुनरो था, है ना, हेक्टर मुनरो था। कैंपबेल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कैंपबेल जो था वह उस समय 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का सेनापति था। सेनापति की बात कर रहे हैं हम, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का सेनापति कौन था, कैंपबेल था। और वायसराय अगर पूछेगा या गवर्नर जनरल पूछेगा, गवर्नर जनरल नहीं पूछेगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग था। हडसन कौन था, उस समय दिल्ली का सेनापति था। 1857 की क्रांति के समय ये दिल्ली का क्या था, सेनापति था। दिल्ली का क्या था, सेनापति कौन था, हडसन था, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का सेनापति कैंपबेल कौन था, अंग्रेजी सेनापति था, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों बक्सर की युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो था। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व एड्स दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना, ये याद रखिएगा दोस्तों, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। अगर दोस्तों 4 दिसंबर की हम बात करें तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, नेवी डे मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। अगर दोस्तों 3 दिसंबर की अगर हम बात करें, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है ना, क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय है ना विकलांगता दिवस, है ना। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। अब 10 दिसंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय है ना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, ये याद रखिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। चलिए दोस्तों दिसंबर की और भी जो दिवस है उनको भी हम जान लेते हैं, है ना, देखते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर हो गया, और 24 दिसंबर को याद रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। 10 दिसंबर को है ना, 10 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ठीक है, और ये हो गया नीचे वाला राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये याद रखिएगा, ठीक है। 3 दिसंबर को दोस्तों हमने बताया अभी अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को, है ना। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। विकलांगता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है ना, 3 दिसंबर को। उसके बाद 4 दिसंबर को हमने बताया दोस्तों नेवी डे यानी नौसेना दिवस मनाया जाता है, कब, 4 दिसंबर को। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और भी कुछ दिवस है दिसंबर के जान लेते हैं जो इंपोर्टेंट है। 23 दिसंबर को दोस्तों, 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं, फार्मर्स डे। अब क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे ही किसान दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर दोस्तों 3 दिवस याद रखिएगा 11 दिसंबर को मनाया जाता है। पहला तो विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। दूसरा अगर हम देखें दोस्तों विश्व बाल कोष दिवस मनाया जाता है, विश्व है ना बाल कोष दिवस मनाया जाता है। और तीसरा अगर याद रखें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, विश्व अस्थमा दिवस, है ना। विश्व अस्थमा दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। तो ये 3 दिवस याद रखिए 11 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्वत दिवस, विश्व बाल कोष दिवस, विश्व अस्थमा दिवस।
है ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी जो जनजाति है वो सिक्किम में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सिक्किम में भूटिया जनजाति जो है वह सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम में और भी दो जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। एक तो नेपाली और दूसरा लेप्चा, है ना। ये याद रखिएगा, लेप्चा, है ना। ये कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। और एक हमने भूटिया बता दिया दोस्तों। अंगामी जो है ये नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, नागालैंड में। और नागालैंड में अगर पूछेगा तो कोहिमा में ये पाई जाती है, ठीक है। अगर गोंड की बात करें दोस्तों, तो गोंड जो है ये मध्य भारत जो है, ठीक है, यह मध्य प्रदेश या मध्य भारत जो है उस इलाके में गोंड जनजाति पाई जाती है, मध्य भारत में। अगर दोस्तों सेंसस की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेंसस दोस्तों। सेंसस जो है ये आपको आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना के साथ साथ दोस्तों कर्नाटक, और कर्नाटक के साथ साथ दोस्तों उड़ीसा, है ना, ओडिशा यहाँ पाई जाती है ना। चंचस जो जनजाति है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा के क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। अब देखिए सत्यशोधक समाज क्या था, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 1873 ईस्वी को, है ना। 73 ईस्वी को सत्यशोधक समाज की स्थापना क्यों होती है, ताकि लड़कियों को पढ़ाने, उस समय जो लड़कियां थी उनको पढ़ाया नहीं जाता था, तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए और समाज में जो विडंबना फैली हुई है, गलत अवधारणा है, उसको दूर करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई 1873 ईस्वी में। और किसने किए, ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में इनकी स्थापना करते सत्यशोधक समाज की। अगर हम बात करें कि सत्यशोधक समाज तो हो गया ज्योतिबा फुले दोस्तों, कुछ और समाज देख लेते हैं जिनके कौन कौन उसकी स्थापना किए थे, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी, ये याद रखिएगा दोस्तों, विलियम जोन्स ने कब किया था, 1784 ईस्वी में। किसने किया था, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना किया था। अगर आत्मीय सभा की बात करें दोस्तों, ठीक है, आत्मीय सभा 1815 ईस्वी राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, है ना, ये स्थापना किया गया। और दोस्तों ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया जाता है। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। आर्य समाज की दोस्तों स्थापना जो है ये 1875 ईस्वी में, है ना, 1875 ईस्वी में होता है। कौन करते हैं, है ना, आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं। कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 ईस्वी में आर्य समाज। अगर दोस्तों हम बात करें अभिनव भारत संस्था, इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर, याद रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर जो है, हमने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था, है ना, कि दोस्तों इनकी एक पुस्तक थी बीडी सावरकर की 1857 की क्रांति, हमने ये पुस्तक बताया था। इन्हीं की पुस्तक थी दोस्तों, अभिनव भारत संस्था भी इन्हीं की थी, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। गदर पार्टी की बात करें दोस्तों, तो गदर पार्टी की जो स्थापना होती है वह 1913 ईस्वी में होती है, 1913 ईस्वी में होती है, ठीक है। ये कौन करते हैं, लाला हरदयालाल, है ना, लाला हरदयालाल जो हरदयालाल, ठीक है, हरदयालाल, और इसके साथ में इनका सहयोग देते हैं काशीराम, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, काशीराम इनकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। ये कब होती है, 1913 ईस्वी में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और कहाँ होती है, ये सैन फ्रांसिस्को में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को, ये याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, यूएसए में है ये जगह, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है गदर पार्टी की, ये आपको याद रखना, ये पार्टी है दोस्तों।
तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, है ना। विकासवाद का जो सिद्धांत था वह किसने दिया। याद रखिएगा दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने ही विकासवाद का सिद्धांत दिया, है ना। अरस्तु की बात करें दोस्तों, तो अरस्तु जो है ये आप सभी को पता होगा, जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं इन्हें, है ना। जंतु विज्ञान के जो है इन्हें जनक कहा जाता है, कि जनक कहे जाते हैं। थियोफ्रेस्टस को जानते होंगे दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक। जूलॉजी हो गया दोस्तों, तो वनस्पति, ये हो गया बोटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं इनको, किनको, थियोफ्रेस्टस को। ठीक है दोस्तों। अगर हम लुई पास्चर की बात करें तो सूक्ष्म विज्ञान, है ना, सूक्ष्म विज्ञान, मैक्रोबायोलॉजी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सूक्ष्म विज्ञान के जनक इनको कहे जाते हैं, है ना। इन्होंने चेचक की टीका का आविष्कार भी किया था लुई पास्चर ने, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है। तो याद रखिए दोस्तों, हम इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, चौक जिसको कहते हैं, खल्ली जिसको हम कहते हैं, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। N2O की अगर हम बात करें दोस्तों, ये हो गया आपको, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस जिसको हम कहते हैं, है ना, लाफिंग गैस जिसको हम कहते हैं, और ये हो गया आपको क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। KNO3 इसको दोस्तों पोटासियम नाइट्रेट कहते हैं, और इसका जो नाम है ना, इसको हम सोडा कहते हैं, और इसका जो क्या कहते हैं केमिस्ट्री नाम है वो क्या है, पोटासियम नाइट्रेट। ये याद रखिएगा, पोटासियम नाइट्रेट। ये हो गया लाफिंग गैस, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड हो गया दोस्तों, और CaCO3 चौक जिसको हम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की तीव्रता किससे मापी जाती है। विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, उसकी जो तीव्रता मापी जाती है वो किससे मापी जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आमीटर से मापी जाती है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है, हम उसको मापते हैं किससे, है ना, बैरोमीटर से, वायुमंडलीय दाब को। गैल्वेनोमीटर दोस्तों किसे मानता है, विद्युत धारा की प्रबलता, ये याद रखिएगा, विद्युत धारा की जो प्रबलता होती है, विद्युत धारा की जो प्रबलता होती है, हम उसे किससे मापते हैं, गैल्वेनोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है ना, दूध की जो शुद्धता होती है, ठीक है, उससे क्या, लैक्टोमीटर से उसको मापा जाता है कि दूध कितना शुद्ध है, नहीं है ना दोस्तों। ये थी आपकी इंपोर्टेंट आज की 10 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। अगर इससे भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको जानकारी अगली वीडियो में आपको जरूर देंगे, या कमेंट में ही हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप भी अच्छे से रहिए, हम भी अच्छे से रहते हैं दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।